12 अगस्त 1985 जापान के टोक्यो शहर के हनेदा एयरपोर्ट पर एयरलाइन फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका जाने की तैयारी कर रही थी। एक एक कर 509 पैसेंजर्स के साथ 15 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में सवार होते हैं। कॉकपिट में 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर युताका सासी आज कप्तान के तौर पर प्लेन उड़ाने वाले थे। पिछले 6 सालों से बोइंग 747 की 4000 घंटों से ज्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बाद आज फर्स्ट ऑफिसर युताका सासी के लिए ये एक तरह का एग्जाम था, जिसके बाद उन्हें ऑफिशियल तौर बोइंग 747 का कप्तान बनाया जाना था। 49 वर्षीय कप्तान मसामी तकाहामा आज फर्स्ट अफसर पर नजर रखने के लिए दूसरे पायलट के तौर पर प्लेन में सवार थे। 1966 से पायलट रहते हुए कप्तान मसामी तकाहामा ने लगभग 12,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल किया था। 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकादा भी बैठे हुए थे। 10,000 घंटों से भी ज्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी की इस प्लेन में आज की ये तीसरी उड़ान थी। सुबह से इस प्लेन की पिछली 2 उड़ानों में भी फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी ही काम कर रहे थे और शाम के लगभग 6:05 पर फ्लाइट 123 डिपार्चर गेट से रोल ऑफ शुरू करती है। टैक्सी वे से होते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ता है। शाम के लगभग 6:12 पर फर्स्ट ऑफिसर युताका सासी रनवे से प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। टोक्यो से ओसाका की ये फ्लाइट महज 1 घंटे की थी। अपनी इस छोटी से फ्लाइट के लिए जैसे ही ये प्लेन 24,000 के क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंचता है तो तुरंत ही वो लैंडिंग के लिए डिसेंड शुरू कर देता है। उस दिन जापान के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और बारिश के साथ साथ हल्के फुल्के तूफान की भी आशंका थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पायलट रास्ते में आने वाले तूफान से बचने के लिए फ्लाइट 123 के रूट को थोड़ा सा बदलकर साउथ में समुंदर के ऊपर से ले जाने का प्लान करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार जब भी कोई प्लेन अपनी ऊंचाई बढ़ाता है तो ऊंचाई पर हवा पतली होने के कारण प्लेन के बाहर हवा का दबाव कम होने लगता है। अब ताकि प्लेन के अंदर बैठे हुए यात्री आराम से सांस ले सके, इसलिए प्लेन के अंदर हवा के दबाव को बढ़ाने के लिए इंजन से प्लेन के अंदर हवा भरी जाती है। कॉकपिट में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट पैनल पर नजर रखते हुए फ्लाइट इंजीनियर कैबिन के अंदर हवा के दबाव को प्रोसेस के अनुसार बढ़ाते जा रहे थे। जब हवा का दबाव बढ़ाया जाता है तो हवा प्लेन के ढांचे पर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालती है और प्लेन का मजबूत ढांचा इसे आसानी से सहन करता है। शाम के 6:24 टेक ऑफ के महज 12 मिनट बाद प्लेन जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो एक तेज धमाके से प्रेशर बल्कहेड के साथ साथ टेल का काफी बड़ा पिछला हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो गया। हवा के दबाव के कारण यह धमाका इतना बड़ा था, टेल और बल्कहेड कंपार्टमेंट के अलावा रडर, ऑक्सिलियरी पावर यूनिट और दूसरे कई महत्वपूर्ण पार्ट टूटकर प्लेन से अलग हो गए। इतनी तेज स्पीड से हवा का दबाव कम होते ही पैसेंजर केबिन में रखा हुआ सामान और प्लेन के कई छोटे हिस्से टूटकर तेजी से केबिन के बाहर खींचे चले गए। एयर प्रेशर के कम होते ही केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटकने लगे। फ्लाइट क्रू ने तुरंत ही सभी पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा। ये सब देखते ही कप्तान ने तुरंत ट्रांसपॉन्डर पर 7700 का स्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, जिसका काम एटीसी टावर और आसपास उड़ रहे सभी प्लेन को यह बताना होता है कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कप्तान ने तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर को प्लेन वापस मोड़कर टोक्यो जाने के लिए कहा। वापस जाने के लिए जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन को राइट साइड में मोड़ा तो प्लेन काबू से बाहर होकर तेजी से एक तरफ झुकने लगा। फर्स्ट ऑफिसर अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को सीधा नहीं कर पा रहा था। लग रहा था जैसे प्लेन के सभी सिस्टम फेल हो गए हैं। तभी फ्लाइट इंजीनियर की नजर अपने सामने बने हुए कंट्रोल पैनल पर जाती है। एक एक कर सभी हाइड्रोलिक प्रेशर मीटर 0 रीडिंग दिखाने लगते हैं। फ्लाइट इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी समझ जाते हैं कि प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। किसी भी प्लेन में हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल हो जाने का मतलब है मौत, यानी अब प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसी भी प्लेन के टेल पार्ट में लगा हुआ रडर ही प्लेन की डायरेक्शन या हाइट को कंट्रोल करता है। रडर की मदद के बिना प्लेन की डायरेक्शन चेंज करना
या उसकी हाइट को कम ज्यादा करना नामुमकिन होता है। एक पर कटे हुए पक्षी की तरह असंतुलित होकर प्लेन तेजी से दाएं बाएं झुकने लगा। अपनी पूरी जान लगाकर दोनों पायलट प्लेन को सीधा करने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ प्लेन को सीधा करना ही मुसीबत नहीं थी। हाइड्रोलिक प्रेशर फेल होने के कारण प्लेन का एलिवेटर भी फेल हो चुका था, जिसके कारण प्लेन कभी तेजी से हजारों फीट नीचे गिर रहा था और कभी अचानक ऊपर उठ रहा था। इतनी खौफनाक हालात में भी केबिन क्रू बड़ी ही हिम्मत के साथ पैसेंजर की सीट बेल्ट बांधने और ऑक्सीजन मास्क लगाने में मदद कर रहे थे। वही कॉकपिट में बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए पायलट और फ्लाइट इंजीनियर अभी भी किसी तरह प्लेन को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग में तेजी से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण पायलट और फ्लाइट इंजीनियर हाइपोक्सिया का शिकार होते जा रहे थे। हाइपोक्सिया के कारण हमारे दिमाग के सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है और इंसान धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगता है। हालांकि प्लेन के रडर के टूट जाने के कारण प्लेन की हाइट को कम या ज्यादा करना मुश्किल था, लेकिन प्लेन की इंजन पावर थ्रस्ट को कम ज्यादा करते हुए पायलट अब किसी तरह प्लेन को तेजी से ऊपर या नीचे जाने से रोक रहे थे। एटीसी लगातार पायलट को कॉल करके प्लेन में आई इमरजेंसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी हालात में पायलट्स का पूरा ध्यान और कोशिश किसी तरह प्लेन को सही सलामत उड़ाए रखने की थी। इसीलिए कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को एटीसी की कॉल को नजरअंदाज करके सिर्फ प्लेन को काबू करने के लिए कहा। वही फ्लाइट इंजीनियर केबिन क्रू को इंटरकॉम पर कॉल करके प्लेन में हुए उस धमाके के बारे में जानने की कोशिश करता है। केबिन क्रू जब फ्लाइट इंजीनियर को बताती है कि प्लेन का काफी बड़ा पिछला हिस्सा टूट गया है और सभी पैसेंजर सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के सहारे ही सांस ले रहे हैं, तो फ्लाइट इंजीनियर तुरंत ही कप्तान को प्लेन नीचे ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि कम ऊंचाई पर जाने के बाद सभी पैसेंजर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सके। लेकिन बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल करने की कोशिश में दोनों पायलट्स हाइपोक्सिया के कारण फ्लाइट इंजीनियर की बात भी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे थे। पायलट्स बस किसी भी तरह प्लेन को कंट्रोल करके जल्द से जल्द लैंड करवाना चाहते थे। पायलट की ऐसी हालत देख फ्लाइट इंजीनियर कप्तान को जोर से हिलाकर उनका ध्यान अपनी ओर लाता है और दोबारा से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्लेन किसी तरह नीचे लाने के लिए कहता है। फ्लाइट इंजीनियर की बात सुनकर अब दोनों पायलट अपना ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, जिसके बाद उनके सोचने और समझने के हालात में थोड़ा सुधार होता है। बदहवासी ही हालत से थोड़ा बाहर निकलते हुए दोनों पायलट ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को किसी भी तरह 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाना पड़ेगा, ताकि प्लेन में सवार सभी लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सके। लेकिन अब पायलट के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो बिना टेल रडर कंट्रोल के प्लेन को कैसे नीचे लाए। अगर वो इंजन थ्रस्ट को बंद करके प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें यह रिस्क बहुत ज्यादा था कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जाकर क्रैश हो सकता था। तभी फ्लाइट इंजीनियर ये सलाह देता है कि हमें प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन कर देने चाहिए, जिसके ड्रैग फोर्स से प्लेन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। लेकिन सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल होने के कारण प्लेन के लैंडिंग गियर को नॉर्मल तरीके से डाउन करना इम्पॉसिबल था। इसलिए कप्तान इमरजेंसी लैंडिंग गियर नॉब का इस्तेमाल करके प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। लैंडिंग गियर डाउन होने से प्लेन कुछ नीचे तो आता है, लेकिन लैंडिंग गियर की ड्रैग फोर्स के कारण अब प्लेन के रोलिंग मोशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब कप्तान एटीसी टावर से बात करके उन्हें कहता है कि वो प्लेन को टोक्यो एयरपोर्ट वापस ला रहे हैं। एटीसी टावर भी कप्तान की आवाज में परेशानी और घबराहट को देखकर ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, पायलट्स को सामने माउंट ताकमागाहारा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देने लगी। बिना रुडर के प्लेन की डायरेक्शन को बदलना इम्पॉसिबल था, इसलिए कप्तान इमरजेंसी लैंडिंग गियर नॉब का इस्तेमाल करके प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। लैंडिंग गियर डाउन होने से प्लेन कुछ नीचे तो आता है, लेकिन लैंडिंग गियर की ड्रैग फोर्स के कारण अब प्लेन के रोलिंग मोशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब कप्तान एटीसी टावर से बात करके उन्हें कहता है कि वो प्लेन को टोक्यो एयरपोर्ट वापस ला रहे हैं।
एटीसी टावर भी कप्तान की आवाज में परेशानी और घबराहट को देखकर ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि प्लेन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, पायलट्स को सामने माउंट टकामागाहारा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देने लगी। बिना रुडर के प्लेन की डायरेक्शन को बदलना इम्पॉसिबल था, इसलिए कप्तान तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर को इंजन थ्रस्ट बढ़ाकर प्लेन को ऊपर उड़ाने के लिए कहता है, और जिसके बाद तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर इंजन थ्रस्ट को मैक्सिमम पावर पर कर देता है। अपनी पूरी इंजन पावर के साथ प्लेन नाक के बल ऊपर उठने लगता है। प्लेन इतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर उठता है कि उसका क्लाइंब एंगल 40 डिग्री तक चला जाता है। प्लेन को काबू करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही थ्रस्ट लेवर को बढ़ाते हैं, लेकिन किसी कारण से वो लेफ्ट थ्रस्ट लेवर को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण प्लेन अब पूरी तरह राइट साइड में झुककर नीचे टकामागाहारा की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ गिरने लगता है। पहाड़ियों के ऊपर इतनी कम ऊंचाई से प्लेन को काबू करना अब पायलट के हाथ से निकल चुका था। प्लेन का राइट विंग पहाड़ी से टकराता है और एक झटके से राइट विंग और उसमें लगा इंजन टूटकर अलग हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से प्लेन सामने बनी दूसरी पहाड़ी से जा टकराता है। आग और धुएं का एक तेज गुब्बार सब कुछ खत्म कर देता है। एटीसी टावर में बैठे हुए लोग अपनी मजबूरी हालत में सिर्फ प्लेन को राडार स्क्रीन से गायब होते हुए देख सकते थे। एटीसी बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसके 1 मिनट बाद उस इलाके के पास उड़ रहा एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट एटीसी को कॉल करके उन्हें टकामागाहारा की पहाड़ियों से उठते आग और धुएं के बारे में बताता है, जिसके बाद यह कंफर्म हो जाता है कि फ्लाइट 123 क्रैश हो चुकी है। हादसा इतना भयानक था कि जापान सरकार को किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। खराब मौसम और अंधेरा होने के कारण शायद जापान अथॉरिटीज को भी लगा कि ऐसी हालत में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेजना उनकी जान को भी दांव पर लगाने जैसा होगा। इसलिए इस हादसे के लगभग 12 घंटे बाद अगली सुबह ही उन्होंने अपने अपने बचाव दल को दुर्घटना स्थल पर भेजा। उन्हें वहां किसी के भी जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब बचाव दल वहां पहुंचा तो प्लेन में सवार 524 लोगों में से 4 लोग अभी भी जिंदा थे। चारों घायल लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अगर रेस्क्यू टीम को एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही क्रैश साइट पर भेज दिया गया होता तो शायद बहुत सारे दूसरे घायल पैसेंजर्स को भी बचाया जा सकता था। हादसे के तुरंत बाद बोइंग ने अपने प्लेन के डिजाइन में मेजर चेंजेस किए ताकि केबिन प्रेशर बढ़ने के कारण प्लेन की टेल इस तरह से न टूटे। जापान एयरलाइन ने भी अपने मेंटेनेंस प्रोसेस में बड़े बदलाव करते हुए सभी प्लेन्स की सही मरम्मत के लिए सख्त नियम बनाए।